अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब, जो कि स्टॉकहोल्म स्वीडन यूनिवर्सिटी के एमरेट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और तकरीबन 3 से 4 साल से मैं इनकी किताबों को और इनकी पॉलिटिकल कमेंट्री को देखते आ रहा हूँ। तो मैं इनका किसी हद तक फ़ैन नहीं हूँ सर, ये सॉरी, मैं फ़ैन नहीं हूँ आपका। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब लोग किसी के फ़ैन हो जाते हैं ना, तो उसके हवाले से अगर कोई उसके आर्गुमेंट से डिसएग्री कर दे या कोई इख्तलाफ आ जाए तो फिर उस हवाले से वो बड़ा गम और गुस्सा का इजहार करते हैं। तो इस हवाले से मैं फिर सॉरी कि मैं आपका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके जो काम है हिस्ट्री के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो डॉक्टर इश्ताक साहब, कैसे हैं आप सर? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सब खैरियत है। सर मेरी गुफ्तगू के अंदर आपका आने का बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आप ज़ाती तौर पे तो इसको उनको जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इनका एकेडमिक जर्नी बताना चाहता हूँ कि इनकी 3 से 4 किताबें हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से। और उसके साथ साथ जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री है उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। और मैं ज़ाती तौर पे एडमायर क्यों करता हूँ, उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान के किसी भी मसले को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्री पार्टीशन हिस्ट्री देखनी पड़ती है और कॉलोनियल रूट्स देखनी पड़ती हैं। तो इसी तरह आज का जो हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है वो बलूचिस्तान का इंटरेस्ट है, कि बलूचिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं तो उसको देखने के लिए हमें उसकी कॉलोनियल रूट्स देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए डॉक्टर इश्ताक साहब को दावत दिए कि हमारी गुफ्तगू के अंदर शामिल हों। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगा कि जब हम पाकिस्तान के किसी भी समाजी, पॉलिटिकल या इस्टेब्लिशमेंट नेचर के मसले को देखते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले उसकी कॉलोनियल रूट्स देखनी पड़ती हैं। क्योंकि हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए। अब यहाँ पे आज़ाद जो लफ्ज़ है उससे भी कई लोगों का इख्तलाफ है कि हम आज़ाद नहीं हुए, हम अलहदा हुए। तो हमने अलहदगी इख्तियार की। अब जो भी मसले मसाइल आते हैं और ख़ास तौर पे जब हम बलूचिस्तान के मसले की बात करते हैं तो इसकी कॉलोनियल रूट्स क्या हैं सर? मैं आपको थोड़ा छोटा सा रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। जो जनरल डायर थे, जिनको जलियांवाला मैसेकर का मेन कल्प्रिट भी कहा जाता है, तो अपनी एक किताब, जो बाद में उनका तर्जमा भी किया गया, उनकी किताब है बलूचिस्तान के सरहदी छापा मार। उसके अंदर वो फरमाते हैं बाद में कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती करने का आगाज़ किया गया, तो जो सिख थे और जो पंजाब के मुसलमान थे उन्होंने बड़े आसानी से उन्होंने जी अ, वो इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर शामिल हो गई। लेकिन जब बलूचिस्तान के लोगों को कहा गया कि आप इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर शामिल हों, तो उन्होंने आगे रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया। तो ये जो सर रेजिस्टेंस की तारीख है बलूचिस्तान की, इसको आप किस लेंस के साथ देखते हैं? देखें, बलूचिस्तान जो है उसका पुराने ज़माने में ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और ईरान से भी रहा है। जी। और हिंदुस्तान में जो मुग़ल एम्पायर थी उसका आउटरीच इतना दूर नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी। ठीक। तो बलूचिस्तान जो है वो तकरीबन अपनी जो आज़ादी है उसी के अंदर वो रहा। ठीक। और बलोच जो हैं वो बहुत अपनी आज़ादी को वैल्यू करते हैं। ठीक। ठीक है। जी। तो ब्रिटिश आर्मी ने अगर उनको रिक्रूट करने की कोशिश की तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जी। जैसे आप बता रहे हैं, जी। मुझे इस किताब का नहीं पता, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इसके अलबत्ता एक बलोच रेजिमेंट शुरू से ही बन गई थी और आज तक है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। लेकिन शायद ये वो बलोच थे जो पंजाब के राजनपुर और इस इलाके के हैं, सराइकी स्पीकिंग, जो बाकी बलोचिस्तान जो ट्राइबल एरिया शायद वहां से नहीं है। तो ये एक चीज भी नोट करने वाली है कि बलोच बलोच रेजिमेंट बड़ी पुरानी है। लेकिन सर लेकिन इसमें आप बता रहे हैं कि जी। बलोच जो है वो उसमें अपना रिक्रूट होने के लिए तैयार नहीं थे, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हो सकता है कि उनके ट्राइबल जो चीफ है उन्होंने भी रोका हो लोगों को ज्वाइन करने में जी। जी। ब्रिटिश आर्मी।
ये भी हो सकता है। आप देखें अफगानिस्तान के अंदर भी अ, जो कई दफा कोशिश हुई कि वहां जाके कोई कॉलोनियल पावर उनको ऑक्यूपाई कर ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। जी जी लेकिन कुछ ट्राइब्स जो हैं वो बरतानिया की फौज के अंदर आ भी गई, लेकिन शायद बलोच जो है मेन बलोचिस्तान से नहीं आए। बलोच रेजिमेंट जो है वो शायद उन बलोचों के साथ नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि बलोची स्पीकिंग या ब्राहुई स्पीकिंग लोग हैं। उसमें सर ये भी एक रिसर्च सिनेरियो भी देखा जा सकता है ना कि अगर आज बलूचिस्तान की डिप्रावेशंस के बावजूद कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ खड़े हुए हैं और उनसे वो ओहदे भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ हुकूमत में भी बैठे हुए हैं उनकी सपोर्ट के साथ, तो ये लोग अगर आज पाए जाते हैं तो फिर कल भी पाए जाए होंगे, यानी कि हिस्ट्री नहीं, के अंदर वो भी तो ये लोग हमेशा होंगे। होते होंगे, जी बिल्कुल। हमेशा होते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो लेकिन ऐसे भी है जी कि बरतानिया टुवर्ड्स द एंड वहां पे उनका पूरा, एक तो था ना खान ऑफ कलात, उनके साथ उनकी ट्रीटी ब्रिटिश की हो गई थी। ठीक। और जो बाकी क्वेटा के इर्द गिर्द जो बलूचिस्तान है वहां पे एक शाही जिरगा उन्होंने बना लिया था। जी और ये शाही जिरगा जो है ये 47 46 47 में जब फैसला होना था कि पाकिस्तान ज्वाइन करना है या नहीं, तो कुछ लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अकबर बुगती ने अपने बुजुर्गों के ऊपर पिस्टल रख के कहा कि पाकिस्तान ज्वाइन करें। तो ये भी नोट करने वाली बात है। कलात जो है वो मेन प्रिंसली स्टेट है बलूचिस्तान की, जी और उसके जो खान ऑफ कलात थे उनके लीगल एडवाइजर मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिना थे जी। और जिन्ना साहब जून 1947 तक तो ये कहते रहे कि अनलाइक द कांग्रेस, कांग्रेस चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान जब आजाद होगा तो वो उसमें जम हो जाए, जी लेकिन हम प्रिंसली स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस है उसको टच नहीं करेंगे। जी ठीक है। जी इसलिए 11 अगस्त को खान ऑफ कलात ने कलात की आज़ादी डिक्लेयर कर दी। जी 12 तारीख को मुस्लिम लीग ने उसको मान भी लिया ठीक। दैट वी विल एक्सेप्ट कलात एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। जी लेकिन जैसे पाकिस्तान बना तो फिर इन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कलात पे कि यू एक्सीड टू पाकिस्तान। और सर उसका तरीका ये सर ये था प्रेशर कहाँ से आ रहा कि, था, अगर आप हाँ यहाँ जी, पे, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा था, आया कि ये प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत वक्त की तरफ से था या फिर ब्रिटिश की तरफ से था कि आप इनको शामिल करो अपनी स्टेट देखे ऑफ पाकिस्तान के देखे अंदर। पाकिस्तान जो है 1956 तक तो एक डोमिनियन ही रहा ना। जी तो ये जो प्रेशर आ रहा होगा उसमें बरतानिया की मर्जी तो जरूर होगी, जी समझ गए आप। और लेकिन प्रेशर डालने वाले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो वहां पे मौजूद थी उसके जरिए से डाला गया होगा। क्योंकि इसमें सर ठीक है एक और भी ओपिनियन है ना कि अगर जी जैसे कि पहले से ही ब्रिटिश को पता था कि ये जो बलोच लोग हैं ये रेजिस्ट करते हैं किसी भी मामले के अंदर, तो जी शायद ये जी ख्याल हो कि अगर बलूचिस्तान जो है स्टेट ऑफ कलात और मकरान और लसवीला ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रह जाती हैं, तो कल को अगर एंटी एम्पीरियल जो पावर्स हैं साइड के, यानी वो जो अफ़गानिस्तान आ जाता है या फिर सोवियत यूनियन आ जाता है, तो अगर इनके खिलाफ हमने कोई मुहाज खड़ा करना है, जैसे कि आपकी किताब के अंदर भी जिक्र है, तो अगर ये स्टेट ऑफ कलात इंडिपेंडेंट रहती है तो हम किस पे प्रेशर डालेंगे और कौन आगे से तो ये रेजिस्ट करेंगे, तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर वेरी शामिल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए सब कुछ ही है। वेरी गुड पॉइंट। जी इसको मैं समझता हूँ जो आपने उठाया पॉइंट मुझे खासा कन्विंसिंग लगता है जी कि ये सोच के भी कि यहाँ इसे कहते हैं टेरिटोरियल एम्बिग्युइटी, जी यानी एक इलाके में एम्बिग्युइटी का तर्जमा क्या होना चाहिए, यानी एम्बिग्युइटी का मतलब है जो क्लियर ना हो। जी जी एम्बिगुअस होता है जो टेरिटोरी अनक्लियर होता है टोटली जी। हाँ, कि टेरिटोरियल एम्बिग्युइटी नहीं रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनको फिट होना चाहिए। तो जी पाकिस्तान में फिट होना इनके लिए ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले मैंने वो गैरिजन स्टेट किताब में बताया भी जी है कि जिन्ना साहब ने कहा कि हम
कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेंगे, जी जी जबकि कांग्रेस रेजिस्ट कर रही थी। बाद में उनको भी मना लिया उन्होंने, लेकिन जिन्ना साहब तो पहले से तैयार थे। जी जी, उन्होंने ये और भी कहा जब था, इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा था, मैं अभी आपकी किताब से ही वो कोट कर रहा हूँ कि जी जो जी मुसलमान है ये कहीं काफ़ी वक़्त से आपके वफादार हैं, और आपने कभी देखा है जी कि आपसे रेजिस्टेंस करते हुए हमारा कोई मुसलमान जेल में गया हो। तो ये बड़ा फेमस कोट है हाँ, उनका, जिन्ना साहब का। एक्चुअली वो मैंने उसको हमेशा क्लैरिफाई किया है कि वो मुस्लिम लीग के मुतालिक कह सकते हैं, जी वरना मुसलमान तो कई हैं जो जेल भी गए और जिन्होंने फांसी भी उनको दी गई। जी तो जिन्ना साहब वाज नॉट स्पीकिंग फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बट फॉर द मुस्लिम लीग। ठीक ठीक है, परफेक्ट। लेकिन उन्होंने वहां पे मुस्लिम लीग को और मुसलमानों को एक कर दिया। जिन्ना साहब पॉलिटिशियन होते हुए बहुत शातिर थे, मैं ये समझता हूँ। जी ही वॉज अ ट्रू पॉलिटिशियन। हाँ, जी, वो कहते आए ना ये कि मानना अब पड़ेगा। ये भी उनका बड़ा एक एजेंडा रहा कि बरे सगीर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग को करार दिया जाए, ब्रिटिश करार दे जी कि जी, जो मुस्लिम लीग है ये मुसलमानों की, तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा ऐसे ही है, जमात है। ऐसे ही है। जी जी। अब सर आगे एक और सियाको सबाक है जो स्टेट ऑफ कलात के हवाले से। स्टेट ऑफ कलात के जो किंग थे, उनको नवाब कह लो जो भी थे, अहमद यार खान। खान ऑफ कलात, जी जी, खान ऑफ खान ऑफ कलात अहमद कलात, हाँ यार खान। जी गौस बख्श बजीजों की किताब है सर, इन सर्च ऑफ सॉल्यूशंस। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब 1948 के अंदर हुकूमत वक़्त की तरफ से ये प्रेशर डाला गया कि जो स्टेट ऑफ कलात है, मकरान, लसबीला और खरान, ये पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन करें। तो जो स्टेट ऑफ कलात की असम्बली थी वहाँ पे डिस्कशन हुई, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पे जो मेजोरिटी थी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये एक्सेशन का जो मामला हुआ और अहमद यार खान के साथ कायद आज़म की जो भी डिस्कशन हुई, इसको आप किस नज़रिए के साथ देखते हैं? ये क्या हुआ था सारा मामला? नहीं, वो जो है खान ऑफ कलात पे प्रेशर कैसे डाला गया। जी सबसे पहले ये जो खरान, लसबेला और शायद मकरान, ये 3 स्टेट्स हैं, जी इनको इनको पहले इन पे जोर डाला गया कि यू एक्सीड टू पाकिस्तान। जी तो इन्होंने एक्सीड पहले किया, तो फिर कलात स्टेट अकेली रह गई। जी फिर उस पे प्रेशर डाला गया जी कि यू एक्सीड टू पाकिस्तान, एंड द खान ऑफ कलात मार्च 1948 तक रेजिस्ट करते रहे। जी फिर लेकिन जिन्ना साहब ने शायद थ्रेटन किया और बाकियों ने भी किया होगा कि यू बेटर डू इट, वरना हम। और 1 अप्रैल को पाकिस्तानी फौज जो है वो कलात सिटी में भी दाखिल हो गई। जी एक्सेशन बिल शायद 27 मार्च को ये साइन हुआ था, लेकिन खुशी से नहीं, खान ऑफ कलात ने किया। ठीक। उनके जो भाई हैं प्रिंस आगा करीम, करीम। जी, आगा करीम, हाँ अब्दुल करीम। आगा करीम, उन्होंने रेजिस्ट भी किया। और और अफगानिस्तान भी फिर चले एक गए थे जंग वो। भी, जी जी फिर जी जी फिर वो मिलिट्री के साथ उनका झगड़ा हुआ, और फिर देन ही वेंट टू अफगानिस्तान, ऐसे मुझे याद है। सर, जी यहाँ पे एक और भी कंट्रोवर्सी है, और वो बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये रखा जाता है कि जी हमने एक्सेशन साइन हो गया, सब कुछ हो गया, हम पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बन गए, लेकिन उसके बावजूद जब आगा अब्दुल करीम जब वो अफ़गानिस्तान चले गए तो उनसे वादा किया गया कि आप पाकिस्तान वापस वापस आ जाओ और ऑफिशियली रिकगनाइज कर लो, और इसके बाद आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो जब वो वापस आते हैं 1950s के अंदर अफ़गानिस्तान से, पहले तो वो नाराज़ थे, अफ़गानिस्तान चले गए, जब वापस आते तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद 1958 के अंदर जो नवाब नौरोज़ खान थे, जो वो नाराज़ होकर पहाड़ों पे चढ़ गए, तो उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उनको कुरान के ऊपर हाथ रखवा के ये कसम खाएगी कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस आते हैं तो उनको गिरफ़्तार करके उसके बाद फांसी पे भी लटका दिया जाता है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि नज़र क्या देखें, है? जी बलूचिस्तान के साथ सौतेलापन शुरू से ही पाकिस्तान गवर्नमेंट का रहा है। जी तो कुरान पे हाथ रख के उस कसम को तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है सियासतदानों के लिए। जी। ये हलफ उठाते हैं और हलफ जो है वो तोड़ हाँ, भी वो भी देते सर हैं। कुरान पे ही हाथ हाँ रख के खा रहे होते हैं। अब हाँ, कुरान सारे करते। कॉन्स्टिट्यूशन। जी
जी जी जी। जी ऐसे ही। तो ये कोई कोई इट्स नॉट सरप्राइजिंग, इट इज डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग, डेफिनेटली। यस। हाँ, कि उनको बुला के फिर हैंग किया गया। हाँ जी जी। ऐसे ही। और तो ये जुल्म है ना। बात होता है कि जब आप ये हरकतें करते हैं तो फिर एक पूरी ग्राफ बन जाता है हिस्ट्री का। जी ऐसे ही आज वो और लोग एक कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जी आप पे कैसे यकीन यकीन करें, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा तो यकीन ही उठ गया, हम आपसे यही आप पे अभी यकीन मैं कर ही नहीं सकते। अभी जो मैंने वो एक वीडियो देखी है, अख्तर मैंगल जी जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जी ऐसे ही। अ, वो भी कह रहे हैं कि अब जो था ना एक अ, समझौता हो जाए या वो टाइम गुजर गया है। बार बार वो उन्होंने इस पे ही जोर दिया है, जी यानी कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना जी चाहते। जी क्या वो कामयाब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इस पे भी बात हो सकती है, जी क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आफ्टर ऑल एक ट्रेन दुनिया की बड़ी आर्मी है। जी ऐसे ही। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसी का हिस्सा है। ईस्ट पाकिस्तान की तरह नहीं है जिसमें बीच में से इंडिया आ जाता है, और इंडिया का बॉर्डर पाक बलूचिस्तान के साथ नहीं मिलता। जी तो अमेरिकन इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन आज से कोई 20-25 साल पहले एक अमेरिकन कर्नल ने एक रीड्राइंग द मैप ऑफ द मिडिल ईस्ट जी पब्लिश किया था, जिसमें एथनिक बुनियादों पे उन्होंने कहा था ये दोबारा रीड्रॉ होना चाहिए। कुर्दों के लिए अपना मुल्क, जी और ये जो है बलोचों के लिए इनके लिए अलग मुल्क। तो फिर बहुत शोर मचा था पाकिस्तान में। तो फिर जो स्टेट डिपार्टमेंट है और शायद पेंटागन, उन्होंने कहा जी ये कर्नल का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा नहीं है। जी ऐसे ही। लेकिन ये आइडिया 30 साल या 25 साल पहले जब आया था तो पाकिस्तान में एक तहलका मच गया था कि ये क्या होने वाला है। तो ये आइडिया बहुत पुराना है। अब बात ये है कि पाकिस्तान ने चाइना को भी वहां पे इन्वॉल्व किया हुआ है, और चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहां पे। जी ऐसे ही। तो चाइना वर्सेस यूएसए वाला जो गेम होगी वो आगे कैसे बढ़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखे ना, ग्वादर के अंदर भी बलोचों को तो परसोना नॉन ग्राटा ही बनाया हुआ है ना कि आप बाहर रहें। जी ऐसे ही है। तकरीबन ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही ऐसे और ही। वो कहते हैं जी सुई गैस हमारे यहाँ से निकला, लाहौर तक, इस्लामाबाद, पहुंच कराची गया, तक तो पहुंचा, लेकिन सुई में नहीं मिला। हमें नहीं मिला। जी ऐसे ही। हमें नहीं मिला, और ये जुल्म नहीं है, ये बिल्कुल जुल्म है। और जो सर वहां 18वीं पे कहा तरमीम है वो भी यही कहती है कि जो सूबे के हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, पहले उनके हकदार सूबा है, पहला प्रोविंस तो उसका फिर वो हकदार है। पूरा तो वो फिर पूरा किया जाना चाहिए ना, अब यहाँ पे 18 अमेंडमेंट। जी सर, हमारे जो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता चलूँ। बाजवा साहब ये जी ऑफिशियल मीडिया पे कह चुके हैं कि जो 18वीं तरमीम है ये मुजीब के 6 पॉइंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। चलो, तो जी। पहले एग्री क्यों किया जो बाद में ये कहना शुरू कर दिया। अब बात सर इस ये पे है एक और भी पॉइंट है, वो पॉइंट ये है जी। कि अगर बाजवा साहब ये बात करते हैं ना कि 18वीं तरमीम जो है वो मुजीब के 6 निकात से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो ये एक बाजवा साहब का ओपिनियन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल सोच है जो एक पर्सन के अंदर एब्सोल्युटली आगे आई एक्सपोज हो एग्री। रही है। बात ये है कि मजे की बात या तज्जुब की बात ये है कि वो 6 पॉइंट्स अगर पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ थे जी तो आप उन्हें बैन कर देते कि इसमें तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। जी पूरी 1 साल इन्होंने कैंपेन होने दी, जी ऐसे ही। और उसी की बुनियाद पे लोगों ने मैंडेट दिया मैंडेट दिया, जी जी अवामी लीग को। जी तो ये अजीब बात है कि 18 अमेंडमेंट भी होने दी। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट हेडक्वार्टर के जीएचक्यू के मर्जी के बगैर तो नहीं ना नहीं पास नहीं हो बिल्कुल सकी। ऐसे ही सर। तो पहले पास करवा दिया, अब कहते हैं ये 6, वो जो 6 पॉइंट है उनके भी ज्यादा है। सो जी पाकिस्तान टोटली एक केओटिक मुल्क है, इट्स टोटल केओस। अगर आप इनकी इन बातों से समझना शुरू करें, मसलन देखें आप, जी मुझे याद है जनरल बाजवा ने कहा था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड खोल रहे हैं, जी ऐसे ही। और कश्मीर का प्रॉब्लम हम बुनियाद नहीं बनाएंगे के। तो वो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके मिनिस्टर्स ने, वो शाह महमूद कुरैशी खास तौर पे जी जी सुनैन दोनों ने, इन्होंने उसको ओवर रूल कर दिया कि नो ट्रेड जब तक कश्मीर का ये
वो क्या है, आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं हो जाता। जी जी तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ये हमारी डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट क्या फैसले करती जी है, जी इसमें अगर आप कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी ढूंढेंगे, कोहेरेंस होती है एक तरतीब, जी और कंसिस्टेंसी है कि एक जैसी बात, जी। तो वो देन यू विल गेट लॉस्ट। ये एक बात करके भी उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। अच्छा ना सर, जैसे तो अब ये पहले बात कर रहे थे नवाब ऑफ कलात के बारे में, जो अहमद यार खान थे, तो उनकी एक और जी, किताब है, उनकी एक किताब है इनसाइड बलोचिस्तान। ओके, तो उसके अंदर वो फरमाते हैं कि जब 1958 के अंदर, आई थिंक सो, नवाब नवाब जो नवाब ऑफ कलात हैं, वो कहते हैं कि 1958 के अंदर, खान ऑफ कलात, जी जी, जी खान ऑफ खान ऑफ कलात, कलात, खान ऑफ जी कलात, जी कि 1958 के अंदर जब फिरोज खान नून, जो कि 7th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक्शन अनाउंस किया, तो उस वक्त जो सिकंदर था, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दें, नवाब ऑफ कलात से कहा, खान ऑफ कलात से कहा कि अगर आप मुझे थोड़े बहुत पैसे जी दे दें तो मैं कैंपेन कर सकता हूँ फिर खान के खिलाफ, और जब मेरी हुकूमत आ जाएगी, जब मैं इक़्तिदार में आ जाऊँगा, तो उसके बाद आप एक छोटा सा एहतजाज करना, और उसमें आप कहना कि हमें अपनी जो स्टेट्स हैं वो वापस चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, तो उसके बाद मैं आपको स्टेट्स वापस दिलवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मज़ीद वो लिखते हैं कि जब मैंने एग्री नहीं किया सिकंदर मिर्ज़ा के साथ, उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप पैसे ना दें, लेकिन फिर भी आप आ जाएं और आपके आके एहतजाज करें कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वापस चाहिए, तो मैं बातचीत करके आपको स्टेट्स वापस दिलवा दूंगा। उसके बाद जब वो मुख्तलिफ सरदारों को इकट्ठा करके आते हैं, तो जब वो धरना दे के बैठते हैं, एहतजाज करते हैं, तो फ़ौरन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन पे एक दबा लगा दिया जाता है कि ये गद्दार हैं, पहले इन्होंने एक्सेशन की, अब ये अपनी स्टेट्स वापस मांग रहे हैं। तो ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी गढ़ी सिकंदर मिर्ज़ा ने इनको फंसाने के लिए। तो ये हो सकता है बिल्कुल सिकंदर मिर्जा को इस किस्म की कंस्पिरेसीज में इन्वॉल्वमेंट की कई खबरें मिलती हैं। जी जी एक तो उनके उनके जो है जी जी ग्रैंडसन जी सैयद खावर मेहदी की किताब आई है महल, पिछले साल या हाँ पिछले साल ही आई है। जी उनके नाना थे सिकंदर मिर्जा। जी वो कहते हैं कि फरवरी 1947 में मुझे जिना साहब ने तलब किया कि, और कहा कि देखो मुझे शक है कि पाकिस्तान शायद नहीं बनेगा, जी तुम रिजाइन करो अपना ऑफिस। ही वॉज इन द पॉलिटिकल सर्विस। ठीक। ठीक है, पॉलिटिकल सर्विस वो थी, वो आईसीएस ऑफिसर जिनको ट्राइबल एरियाज में और ट्रबल इलाकों में भेजते थे मुखबरी करने के लिए और नजर रखने के लिए। ये ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश सिविल जो, सर्वेंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, आईसीएस जी इंडियन जी 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 सिविल जी जी, सर्वेंट। जी उस जमाने की, जी कि वहां जाओ और वहां हिंदुओं पे हमले करवाओ। जी तो बस वो लिखते हैं अपना सैयद खावर मेजी क्या सैयद खावर मेहदी, जी कि मेरे नाना ने कहा कि मेरे तो हिंदुओं के साथ बड़े तल्लुकात हैं, तो मैं कैसे करूंगा। तो कहते हैं कि जिन्ना साहब ने कहा डू यू बिलीव आई एम द लीडर ऑफ मुस्लिम, तो उन्होंने कहा यस सर आई डू। तो उन्होंने कहा डू एज आई टेल यू। तो उन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए होगा ये सारा कैंपेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, नवाब ऑफ भोपाल ये पैसे मुहैया करेंगे, लेकिन खान ऑफ कलात के जरिए ओपनली ये आपको मिलेंगे। ठीक। तो वो लिखा हुआ है कि वहां पे कि मुझे नवाब ऑफ भोपाल मिले और 20,000 रुपया भी दे दिया कि ये काम शुरू करो। इतनी देर में जिन्ना साहब ने पंजाब के अंदर डायरेक्ट एक्शन करवा के, जो मेरी किताब है जी द पंजाब ब्लडी, वहां पे झगड़ा जब हो गया तो फिर फ्रंटियर में करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। बहुत बड़ी स्केल पे पंजाब के अंदर ब्लड शेड हुआ। तो इस किस्म की सिकंदर मिर्जा की इन्वॉल्वमेंट इधर उधर होती रही है। और तो और 1946 में ही वॉज कमिश्नर इन पेशावर। जी तो वो खुदाई खिदमतगार का जुलूस आ रहा था, इन्होंने उनको वो अपनी तरफ से शरबत पिलाया, लेकिन वो था जमाल गोटा जिससे सारों के पेचिश लग गई है। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो सिकंदर मिर्जा was quite capable of
getting involved himself or being forced to get involved. अब हमें नहीं पता सर कि वफादारी उनकी वैसे अपनी ऐसी होनी मर्जी। चाहिए। देख ले सर, उस जी जी, वफादारी का नतीजा ये निकलता है कि वो बाद में गवर्नर जनरल भी बन जाते हैं, और बाद में वो तो मार्शल लॉ भी हाँ सिकंदर जी। मिर्जा ही लगाते हैं ना। बाद में तो फिर अयूब खान आ जाता है, लेकिन सिकंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगाते हैं। लेकिन बाद में उनको निकाल भी दिया गया ना, ये जी, भी तो है। ये तो He फिर was, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ वो ऐसे ही है। जी चलो। जी, आगे आगे सर मजीद बात करते हैं कि अब 62 से आगे जो बलोच लीडर्स थे वो कोशिश उन्होंने शुरू कर दी कि हम फेडरल की जो सियासत है उसमें शामिल होना शुरू करें, हो जाए। तो उसमें हम बलोच लीडर्स को देखते हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो, सॉरी, जो फातिमा जिन्ना है, उनको सपोर्ट करते हैं अयूब खान के खिलाफ जो इलेक्शन था। और उसके बाद फिर 1971 आता है, पाकिस्तान अलहदा हो जाता है, दो टुकड़े हो जाता है, और 1973 का इलेक्शन होता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ठीक 8 माह बाद जो बलूचिस्तान की असम्बली थी, सूबाई असम्बली थी, जहाँ पे जो गौस बख्श बजिंजो थे वो गवर्नर जनरल थे, और अताउल्लाह मेंगल वो सीएम थे, उनको फारिग कर दिया जाता है। और उसके बाद हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस चलता है, जिसके अंदर एएनपी और बलूचिस्तान के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको 4-4 साल जेल में रखा जाता है। अब जी ये जी, मामला क्या? हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, जी जी। हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, जी बिल्कुल। तो जी जी। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि आपने उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जब भी शामिल होते हैं एक फौरन आप बाहर निकाल देते हैं हाँ, उनको? एक बात नोट करने वाली है कि 1969 में जाके बलूचिस्तान एक चौथा प्रोविंस बना है। उससे पहले ये पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं था। जी, वन यूनिट, ये, वन यूनिट के अंदर शामिल था हाँ ये। जी, जी वन यूनिट में। और उससे पहले ये कमिश्नर का वो था, रूल बाय ए कमिश्नर। यानी और उधर कमिश्नर खान ऑफ कला। एडमिनिस्ट्रेशन में आता जी था। जी जी जी। तो 69 में ये प्रोविंस बन गया। और फिर जैसे आप बता रहे हैं, जी पाकिस्तान टूट गया। इन्होंने वैसे बलोचों ने अवामी लीग का साथ दिया। ये जनरल याहिया और पीपीपी के साथ इनका सपोर्ट नहीं थी। जी दे बिल्कुल। वांटेड के अवामी लीग की हुकूमत हो। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान टूट गया और भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, जी और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जैसे आप बता रहे हैं, गवर्नर, आई थिंक बजिंजो बने, जी नॉट जी गवर्नर जनरल, गवर्नर। जी एंड सॉरी। चीफ मिनिस्टर थे अताउल्लाह मेंगल। जी उस जमाने में एक आर्म्स कैश उसे कहा जाता है, यानी ये हथियारों का एक पूरा वो पकड़ा गया, जो कहा जाता है कि इराक ने भेजा था कि पाकिस्तान के जरिए वो बलूचिस्तान से होते हुए ईरानी बलूचिस्तान में जाए, जी ताकि वो वो वहाँ के बलोच जो हैं वो शाह ऑफ ईरान के साथ एक वो फ्रीडम स्ट्रगल कह लें या स्ट्रगल ठीक है, जो भी है, इंसर्जेंसी को कायम करें। काम करें। और तो वो पकड़ा गया। जी वो इस्लामाबाद में या कहीं पाकिस्तान में पकड़ा गया। वो सारा सिलसिला महल इस्लामाबाद में जी ये एम्बेसी के जरिए आया था। ठीक। तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने शाह ऑफ ईरान से बात की। शाह ऑफ ईरान ने हेलीकॉप्टर्स भेजे, हमने अपनी फौज लगाई, और वहाँ पे आर्मी एक्शन हुआ, और फिर इन लोगों को पकड़ लिया गया। और इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो हुकूमत थी वली खान की, वो भी डिसमिस कर दी गई। जी ऐसे ही हुआ था। और इन पे फिर हैदराबाद कंस्पिरेसी केस चला, और फिर इनको 4 साल जेल हुए। वेरी इंटरेस्टिंग, इनको आके जियाउल हक ने रिलीज किया। जी एंड सो दे वर रिस्टोर्ड बाय जियाउल हक। जी लेकिन उसके बाद फिर एक राउंड आता है, और ये झगड़ा चलता रहा बलूचिस्तान का। सर इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पे एक शेर भी शामिल करना चाहता हूँ कि जब हैदराबाद कंस्पिरेसी केस चल रहा था और अदालत लगी हुई थी, तो उसके अंदर हबीब जालिब भी इसका हिस्सा थे। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर उनको भी जी शामिल किया गया था। तो उनको जब बुलाया गया तो जज साहब ने कहा कि जी आप तो शायर हैं, तो आप अपने जुर्म का इजहार करें, आप पे जो इल्ज़ाम है तो इसके हवाले से आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो आप कोशिश करें अपनी जो भी आपकी गुफ्तगू है उसको शेर के अंदाज में करें। तो हबीब जालिब साहब आगे फरमाते हैं, मैं शेर उनका आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो क्या लिखते हैं कि जरूर। ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें क्या इंसाफ देंगे, लिखा है इनके चेहरों में हमें जो फैसला देंगे।
कि इनके चेहरों पे लिखा होगा अच्छा, जो इन्होंने फैसला देना है हमें, इन्होंने क्या इंसाफ देना है हमें। ठीक है। जी हबीब जालिब बहुत दलेर आदमी थे और वो बात कर दिया करते जी थे। ऐसे ही। एक उनका एक उनका शेर मैं अक्सर रिपीट करता हूँ कि जुल्म भी हो और अमन रहे, जी क्या मुमकिन है तुम ही कहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये हबीब जालिब वाज अ ग्रेट पीपल्स पोएट, जी बिल्कुल बहुत ऐसे दलेर ही। आदमी थे। और जी जो जी जा के दौर में उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की सर, अ, वो वो तो है, उसकी कोई मिसाल नहीं है सर, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये तो है। इसके इसके साथ साथ हामिद मीर उनके बारे बारे में फरमाते हैं कि उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक था हामिद मीर के साथ। तो वो कहते अच्छा, हैं कि मैं इनको अक्सर छोड़ के आया करता था अपनी साइकिल के ऊपर, शायद इनको उनके घर छोड़ के आया करता था। तो अक्सर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो उनको पैसे भिजवाया करते थे, अच्छे खासे पैसे भिजवाया करते थे, लेकिन वो आगे से पैसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। और वो इंटरेस्टिंगली एक फिगर कोट करते हैं कि एक पॉलिटिशियन ने शायद उनको 5 से 6 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भेजा, और उन्होंने आगे से एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद वो हबीब जालो साहब मेरे पास आ रहे हैं मेरे डेस्क के ऊपर और मुझे कह रहे हैं कि 200-400 रुपये उधार दे दो यार। और मैंने पूछा कि जालो ये साहब उनसे मुमकिन पैसे है। ले लेने थे आपने। वो दरवेश, हबीब जालिब दरवेश भी थे, जी ये ऐसे। सच्ची बात है। जी जी। जी सो आगे हम सर इसी केस को आगे लेके चलते हैं कि जब हम जी बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो हमें एक और भी फैक्ट ये मद्देनज़र रखना चाहिए फॉर द करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, कि जैसे हम पंजाब के पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि वो फ़ौरन सरे तस्लीम खम कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने। तो आया कि अगर उनके साथ ज़्यादती भी हुई है ना तो वो अपना जो सर है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने उन्होंने कभी सरे तस्लीम खम नहीं किया। अब अताउल्लाह मेंगल के बारे में अगर हम बात करें तो उनको हटाया किसने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उनको 4 साल की सज़ा भी हुई, हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी उनको रगड़ा गया। यह मामला भुट्टो साहब का हुआ था। लेकिन इसके बाद जब मार्शल लॉ लगता है और ज़िया साहब की आगे डिक्टेटरशिप आती है तो ज़िया साहब ने भुट्टो साहब को फंसाना शुरू कर दिया। पहले अहमद रज़ा खान कसूरी के वालिद के केस के अंदर उनको फंसाया गया, और उसके बाद फिर एक जो अब मैं यहाँ पे बयान करने जा रहा हूँ, भुट्टो साहब की एक किताब है रूमन रियलिटी, और शायद ये इक़्तिबास उनके इफ़ आई एम असैसिनेटेड उससे लिया गया है। तो उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि अताउल्लाह मेंगल को ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि मैं भुट्टो साहब को मज़ीद फंसाना चाह रहा हूँ। आपके बेटे असदुल्ला मेंगल हैं जो कि अभी गायब हैं, डिसअपीयर हैं, तो इस केस के अंदर मैं उनको फंसाना चाह रहा हूँ, तो अगर आप मेरा साथ देते हैं तो कोट एंड कोट जो भुट्टो साहब ने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ना सिर्फ मुझे अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल केस में शामिल करना चाहता था बल्कि अताउल्लाह मेंगल के बेटे असदुल्ला मेंगल के कत्ल में भी शामिल करना चाहता था, लेकिन मेंगल फैमिली ने साथ ना दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। असदुल्ला मेंगल जो कि अगवा हुए कराची से, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया और ठट्ठा के करीब उनको दफन कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि वो लिखते हैं कि फौजी ऑफिशियल ने सिविलियन गवर्नमेंट से, जो कि भुट्टो की हुकूमत थी, उससे कहा कि हुकूमत इसकी बेखबरी का ऐलान कर दे और हो सकता है कि असदुल्ला मेंगल जो है वो अफगानिस्तान की तरफ भाग गए। तो जो सारी ये हिस्ट्री पाई जाती है अभी भी हम रिसेंटली देखते हैं कि एक तो जो बलोच है वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो एक ट्रू सेंस रखता है वो सर तस्लीम खाम नहीं करता। और दूसरा ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के लोग जब डिसअपीयर होते हैं ना तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बयानिया रखा जाता है जी वो गायब हो गए हैं, वो अफगानिस्तान चले गए और वहाँ पे जाके वो BLA का साथ दे रहे हैं। हाँ जी, ये होता रहा है यार, इसके कई एग्जाम्पल है जी अपना बलोचों के साथ, और बाद में डेड बॉडी भी मिली है, ऐसे भी हुआ है, बिल्कुल सही है। जी जी। अब आगे सर अब थोड़ी सी रिकॉन्सिलिएशन पे बात कर लेते हैं। और अब अभी तो भुट्टी साहब का केस भी डिस्कस करना लाजमी है कि भुट्टी साहब को जब इन्होंने पहाड़ों से उतारा और उतारने के लिए चौधरी शुजात साहब को भी भेजा गया और साथ मुशाहिद हुसैन सैयद को भेजा गया। तो चौधरी शुजात साहब अपने मेमोरीज के अंदर लिखते हैं कि मुझे मुशर्रफ साहब ने भेजा भुट्टी साहब के पास, जब वो पहाड़ों पे चढ़ गए तो उनके पास भेजा कि आप उनसे बातचीत करें और उन्हें हमारे साथ टॉक्स करने के लिए इधर रावलपिंडी लेके आए। तो आगे से ये शुजात साहब लिख रहे हैं कि भुट्टी साहब ने कहा कि आप परवेज़ मुशर्रफ को कहें कि वो मुझे हेलीकॉप्टर भेजे ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी आ सकूं। तो हेलीकॉप्टर जाता भी है लेकिन हेलीकॉप्टर रास्ते में वापस आ जाता है और आगे से बहाना ये लगाया जाता है जी हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन उन पर अटैक कर दिया जाता है और उनको शहीद कर दिया जाता है। अब ये सारा मामला चौधरी शुजात साहब अपनी किताब के अंदर डिस्कस कर रहे हैं।
तो मुशर्रफ साहब की सर ये हठधर्मी आपको कैसे, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मुशर्रफ साहब इतने बड़े कैसे बन गए इन सारे मामलात के अंदर? अब ये है कि मुशर्रफ हो या ज़ियाउल हक हो या कोई और जनरल हो, वो एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, फ्रंट बिल्कुल में सही। तो यही है, फ्रंट में तो बिल्कुल यही होते हैं, लेकिन ये फैसला मेरे ख्याल से कलेक्टिवली होता होगा ना। जी, ऐसे ही। तो हो सकता है मुशर्रफ ने कहा हो कि बुला लो, हम बात करेंगे, फिर वो कलेक्टिव ने कहा हो कि हमने तो इस पे बात नहीं करनी, ये मुल्क दुश्मन है, ये है, वो है, और फिर उसको मार दिया गया हो। तो जी। नवाब बुख्ती जो है, अकबर बुख्ती, उनको मारा बिल्कुल, और सर ख़ास तौर पे, बल्कि जी, एक गार में जाके मारा था, जी, जैसे ऐसे ही, मुझे ऐसे ही। खबर है। जी जी, एक गार में जाके मारा था। और उसके बाद जो है महल बलोच जो है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ, ये बीएलए के जो सपोर्टर है, जी, जी। ये उसके बाद ज्यादा इनकी तादाद बढ़ी है जी, ऐसे ही, और कि नौजवान आए हम सर इसमें, पाकिस्तान। नौजवान लोग जी शामिल जी। हुए हैं। हाँ जी। हुआ ये है कि जो पुराने ट्राइबल जो चीफ थे, उनके हाथ से बात निकल के बीएलए में अब मिडिल क्लास बलोच भी आ गए हैं, जी, स्टूडेंट भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं। अब इसको बड़ा मुश्किल है रिप्रेस करना। जी। लेकिन बलूचिस्तान इतना फैला हुआ है, वहां वो पख्तून भी हैं जाके, तो पता नहीं ये कब तक ये ड्रैग ऑन रहेगा यार। ये खून बहा है। इन्होंने पंजाबी वर्कर्स को भी तो मारा है ना, जिसने भी मारा है वो भी तो गलत है, जो सर वहां पे काम हाँ कर सर, रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंडेम हम करते हैं, लेकिन उसके अब बाद सर कंडेम करनी मसला ये चाहिए। है हाँ कि जी। हम अगर पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे और हम उनसे जी बातचीत नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो टीटीपी के साथ, तरीके तालिबान पाकिस्तान, और टीएलपी तरीके पाकिस्तान, उनके साथ बातचीत कर सकती है। अब जो टीटीपी है वो डिक्लेयर्ड एक नॉन स्टेट एक्टर है, और दूसरी तरफ जो टीएलपी है, उनकी जो हरकत हैं, उनकी जो तरीक़ेकार है काम करने का, जो भी एहतजाज करने का, वो भी नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर रियासत पाकिस्तान इनके साथ बैठ के चाय भी पी सकती है, गुफ्तगू भी कर सकती है, तो वो लोग जो अपनी जमहूरी हकूक़ की बात करते हैं, अब महरंग बलोच इस्लामाबाद आई, उन्होंने अपने जमहूरी हकूक़ की बात की कि जो मिसिंग पर्सन है, ये मिसिंग पर्सन क्यों है। आगे से रियासत ने कहा जी एक तो यह है कि उन पर इस्लामाबाद पुलिस का अच्छा खासा तशद्दुद हुआ, उनको अच्छा खासा सप्रेस किया गया। अब दूसरा ये है कि जब उन्होंने कहा कि जी चलो हम आपसे बात करते हैं, आप ऐसा करें कि जो आपके मिसिंग पर्सन है ना, उनकी लिस्ट हमें दे दें। जब इनकी तरफ से 50 लोगों की लिस्ट दी गई, तो उनमें से 3-4 लोगों को इन्होंने निकाल के, जो इनके पास मौजूद थे, ओबियसली उनके पास लोग थे, तो उन्होंने निकाल के उनको कत्ल कर दिया, मार दिया, और उसके बाद कहा जी ये तो दहशतगर्द तौबा है। तौबा तो ये जो बातचीत तौबा। की पॉलिसी है, आपको क्या लगता है कि इसने कितना नुकसान किया है बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का कलेक्टिवली? बात यह है कि वो टीटीपी और ये जो है टीएलपी। लबैक वाले, जी, जी। टीएलपी, वो इन्हीं के पाले हुए हैं, तो वो इनकी, इन्हें नॉन स्टेट एक्टर इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। बस एवं कहा जाता है, ये स्टेट की एक्सटेंशन ही हैं। जी ये सर। ये टर्म जो है ना, ये टर्म अब क्वेश्चनेबल हो गई है। सर ये लेकिन हकीकत के बहुत करीब है, लेकिन है ख़तरनाक वैसे, ये जो ओपिनियन है ना, अब ये वही मैं है कह रहा फैक्ट के हूँ। बहुत करीब। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है। लेकिन ये इनके ही पाले हुए हैं, तो इनसे बात कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। जी, लेकिन बलोच जो है, जो अपना बलोच नेशनलिस्ट हैं, वो एक बावकार लोग हैं, और वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जी, जी, ऐसे ही, बलूचिस्तान में भी इनको मिल जाते हैं वो जबीर फरोश लोग, ऐसे ही सर। और कभी कोई कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, जी, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है, उसको समझ ही नहीं आती कि ये सारा जो है मसला अगर निगोशिएशंस के जरिए और अकोमोडेशन के जरिए हल नहीं होगा, तो फिर ये अल्टीमेटली ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही जा रहा है ना। सर यहाँ पे एक और नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ। आप चूँकि जी जो हमारी प्री पार्टीशन हिस्ट्री और कॉलोनियल हिस्ट्री है, आपका इस पे अच्छा खासा आपकी निगाह है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि जो हमारी
ऑब्वियसली हमारे जितने भी स्टेट अफेयर्स होते हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है तो बलूचिस्तान के हवाले से भी या किसी और मामले के हवाले से भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बातचीत इस वजह से नहीं कर पाती क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री नहीं है बातचीत करने की। क्योंकि हमारी जो कॉलोनियल फ़ौजें थी या हमारी पुलिस थी, उनका काम बातचीत करना कतई नहीं था। उनका काम ये था कि आपने लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, ये डंडे से या बंदूक से या किसी भी मामले से उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो आपको ये थोड़ी सी हिस्ट्री रिलेट करती है, दिखाई देती है? इसे कहते हैं वो एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस की कि पाथ डिपेंडेंस। जी एक दफा जब एक तरीका बन जाए काम करने का तो उसी को रिपीट करती जाते हैं लोग। और तो आपको ये लगता है कि पाथ उससे अच्छे रिजल्ट्स डिपेंडेंस, आ रहे हैं तो आप क्यों फिर उसको छोड़ेंगे, ये भी है। वही ना जी पाथ डिपेंडेंस, कि हमने जब भी यहाँ पे हुआ है हमने उसको क्रश कर दिया। इनको ये यकीन है कि ये आइंदा भी उसे क्रश कर लेंगे। ये ऐसे हो सकता है। जी ऐसे ही ऐसे। और एक लीडरशिप देखे ना, पाकिस्तान में कभी इलेक्शन तो सही हुए नहीं जी कि कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए जिसके पास एक मैंडेट हो और मैंडेट को पूरा करने के लिए उसको पॉलिसीज बनानी पड़े। ये तो जो डीप स्टेट कर चाहती है वो कर लेती है। तो इनको तो यकीन है कि हम जब भी होगा इस किस्म की मूवमेंट्स को क्रश कर देंगे और वो हमारा काम चलता रहेगा। आफ्टर ऑल वहां से वो जो थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा, सुने बहुत माल कमा के गए कि नहीं वहां पे सर, पापा जोन्स। अमेरिका के अंदर। पापा वो जोन्स। डिलीवरी, फूड डिलीवरी, इमेजिन लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान का वहां पे फूड डिलीवरी करवा रहा है यार। सर वो आई फील अच्छे। पिज़्ज़ा हाँ, पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज उन्होंने खोली है, अपना ब्रांड वही खोला मैं है, सोचता पापा हूँ जोन्स जी। एक लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान इतनी सीनियर पोजीशन होल्ड करता हुआ वो अपना नान भाई हो गया ना प्रैक्टिकली। जी ऐसे ही है। खाना खाना लोगों को प्रोवाइड करने का। तो पाकिस्तान में यार हर चीज हो सकती है। लेकिन सर ये ऐसा सब करने से अगर पैसे आते हो तो फिर कौन नहीं करेगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर चीज का मियार इनका पैसा है। जी ऐसे ही। सर अभी बलूचिस्तान का जनरल मसला एक सियासी मसला है आसिम ना हर मुनीर चीज़ ने में। बयान दे जी दिया है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, कि देखें टू नेशन थ्योरी हमारी ये है वो है, हिंदुस्तान के साथ कभी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो मेरे इंडियन के दोस्तों ने कहा यार तुम हरकत कहते रहते हो, दोस्ती होनी चाहिए नॉर्मल, तुम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात तो करो। मैंने कहा यार मैं कौन हूँ, आई एम जस्ट एक कंसर्न्ड, सिटीजन। जी। वो आप इंटेलेक्चुअल कह लो, जो भी जी। व्हाटएवर, मेरे पास पावर तो नहीं है ना। अब आसिम मुनीर को यही सूट करता है तो वो वही कहेगा। व्हाट कैन आई डू? जी ऑब्वियसली अब वो इसी सिचुएशन को मिल करते आ रहे हैं ना कि कश्मीर में जंग करनी है, जिहाद करना है, या इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगर इस चीज़ से उनको एक अच्छा बजट मिल जाता है, अच्छा इस सिचुएशन को मिल कर ये सकते हैं, लोगों को जज्बात में दैट्स ला सकते हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली बात वो यही कुछ करेंगे। और दूसरा यही सर, बात मैं अब रिसेंटली एक मैंने पहले भी पूछा था कि क्या सर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला एक सिक्योरिटी मसला है या सियासी मसला है? देखिए, है तो ये सियासी मसला, जी लेकिन इसको हैंडल करने के लिए जो डीप स्टेट है उसने सिक्योरिटी का मसला बनाया हुआ जी ऐसे ही है। है। इसका हल पॉलिटिकल है, लेकिन इसको जो डीप स्टेट है उसने सिक्योरिटी का बना के पॉलिटिकल हल को इररेलेवेंट कर दिया है। जी डिमिनिश मुझे कर यूं दिया। लगता जी ऐसे ही है। है। जी जी। क्योंकि अब हम देखते हैं ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को देखती है तो वो दो लेंस के साथ देखती है। या तो वो रिसोर्सेज के हवाले से देखती है कि वहाँ से वही ना। रिसोर्सेज कैसे एस्केलेट किए जा सकते हैं या उनको निकाला कैसे जा सकता है, या फिर वो इस दूसरे सिक्योरिटी के लेंस से देखती है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर हमें बलूचिस्तान पे जो अस्करियत है उसको लाजम करना होगा। लेकिन जो अब अगर हम अख्तर मेंगल की बात करें, मारंग बलूच की बात करें, तो उनकी जो जितनी भी डिमांड्स हैं वो कहते हैं कि यार ये हमारा जो मसला है ये एक टोटली एक सियासी मसला है, लेकिन हमारे साथ जो सियासी गुफ्तगू है वो किसी ने नहीं की। हमारे साथ जो हाँ, लोग वो आते हैं अब सामने, वो तो वो बंदूक लेके आते हैं।
तो वो कहते हैं कि हम इस गुफ्तगू में का फायदा भी कोई नहीं, जी हालात गुजर गया सर से। जी। जी जी, ये वो कहते हैं। लेकिन अगर इसको अगर ऐसे ही लेके चलते रहेंगे तो अब तो बड़ा एक शॉकिंग सर मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और पंजाब में लोग आए हुए हैं बलूचिस्तान से, अब उनका एक ओपन ओपिनियन बन गया है कि हमें रियासत की बातचीत से कुछ नहीं मिलने वाला, हम बीएलए को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल उनके ऐसे पास ही कोई है। ऑप्शन ही, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद जी, शायद वो ऑप्शंस खत्म करते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल मुझे भी यही डर है। मैं पाकिस्तान के टूटने के हक में नहीं हूँ, क्यों ब्लड शेड बहुत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। 47 का पंजाब की ब्रेकअप ने जो इट सेंट सो मेनी शॉक्स जी टू मी। और अब तो हथियार भी बहुत ज्यादा हैं यार, और हर एवरीबॉडी इज आर्म्ड, ये है वो है। जी तो एक मुल्क का टूटना जो है वो कोई खुशी की बात नहीं नहीं है। सर, कतई नहीं कतई नहीं। लेकिन अगर ये हरकतें यही करते रहेंगे तो एक दिन टूट जाएगा पाकिस्तान, और क्या हो सकता है। लेकिन सही दुख की बात है क्योंकि अब बहुत दुख की बात। बलूचिस्तान के अगर हम सोशल स्ट्रक्चर को देखें ना, वहाँ के जो लोग हैं उनका उनकी एक तारीख है, उनकी एक तारीख है रजिस्ट करने की। अगर आप कहोगे ना कि वही पंजाब ना। के अंदर हम धांधली करके अपनी फॉर्म 47 वाले सियासतदान बिठा देंगे और लोग आगे से रजिस्ट नहीं करेंगे तो ये किसी हद तक हमारे पल्ले पड़ जाती बात कि पंजाब की एक तारीख है, वहाँ पे लोग इतना रजिस्ट नहीं करते और शुरू तो कॉलोनियल हिस्ट्री में भी रजिस्ट नहीं करते थे। जी ये फरवरी 2024 का इलेक्शन तुम्हारे सामने है। जी आपने क्या एक्सेप्ट नहीं किया। जी ऐसे पंजाब का जाने दो, पंजाब का जाने दो। आओ। लेकिन दूसरा जो सर सिक्के का दूसरी सतह है ना, वो ये बताती है कि बलूचिस्तान में अगर आप धांधली करोगे, अपनी मर्जी के लोग लेके आओगे तो लोग आगे से रजिस्ट करेंगे। और यही बात हमारी ये जो तो अशराफिया उनको समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान में हम डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे, हम जमहूरियत नहीं आने दे रहे, हम सही से इलेक्शन नहीं होने दे पा रहे, इस वजह से वहाँ के लोग रजिस्ट करते हैं कि हमारे नुमाइंदे नहीं मौजूद, तो हम बात किससे करें। फिर वो इस्लामाबाद आ जाते दैट्स हैं, करेक्ट, इस्लामाबाद आप आगे उनसे फिर डंडे हथियार उठा लेते हो। दैट्स करेक्ट, जी दैट्स करेक्ट। सर, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू रही आपसे, तो इंशाल्लाह बहुत मैं बहुत आपकी शुक्रिया, जी मैं बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी थैंक यू सो मच। बुक्स में पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे मैं फिर ख़त्म करता हूँ तो अपने सलाह तैयार करता हूँ तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ गुफ्तगू के लिए। एक और बात है, जी तुमने मुझे हिस्टोरियन के तौर पे, मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, जी हिस्टोरियन जिस तरीके से लिखते हैं वो एक और अंदाज है। जी मेरा हमेशा पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हवाले से हिस्ट्री को मैं ट्रीट करता हूँ, जी तो इसलिए फर्क है मेरी किताबों में। जी समझ गए हो। जी 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 बिल्कुल। प्राइज्ड है, वो किताबें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करती, वो एनालाइज करती हैं, ये एनालाइज फर्क करते है। हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी, आप यानी आप ये फर्क छोड़ देते हो लोगों पे ये आर्गुमेंट, इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा आर्गुमेंट है। लेना यस है। यस, आई एनालाइज के भी ये है। जी फहम ठीक दे है। दिया लोगों। सर मैं भी इसी हक में हूँ कि आप लोगों को फहम दे दो, फैसला ना जी करो, जी, फैसला ना करो, लोगों नहीं को नहीं, फहम दे दो कि ऐसे है ऐसे जी, ऐसे आपको जो अच्छा लगता है तारीख के कॉन्टेस्ट पे यस ऐसे दैट्स ऐसे राइट, चुन ये लो। होना भी चाहिए, जी स्कॉलरली बिल्कुल वर्क तो यही होता है। यही होता है, ठीक है। बिल्कुल। बिकॉज सर ओके, इंटेलेक्चुअल लोग फैसले नहीं करते, ये हमने नहीं, देखा है कि इंटेलेक्चुअल लोग या जो स्कॉलर्स होते हैं वो फैसले नहीं करते, वो एक एकेडमिक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें से आपने आर्गुमेंट्स के हवाले से खुद चूज़ करना होता है कि आपने क्या चूज़ करना है। दैट्स राइट। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी दुआ में याद मेहरबानी, रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जी।